हेलो। हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज हेलो हेलो हेलो। आवाज आज शायद अच्छी जा रही होगी आप लोगों को कि झरझरा रही है। हेलो 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 हेलो। सबको नमस्कार है सर। गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, जो कह दीजिए सर, आपकी सेवा में है। आते हैं हम लोग सर क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन की दुनिया में अगर हम आते हैं तो गौर फरमाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, नील गाय निम्नलिखित में से निम्नलिखित कुल में आता है। सर नील गाय जो है ना, लड़का नील गाय गाय है मार देता है, गड़बड़ हो जाता है। और सर नील गाय गाय नहीं है। नील गाय जो है, नील गाय गाय नहीं है, नील गाय हिरन है। हिरन को हम लोग नील गाय की श्रेणी में रखते हैं। कहते हैं नील गाय निम्नलिखित कुल में आता है, तो कहेंगे हिरन कुल में आता है, ये गाय नहीं है। अनाधुन इसको नील गाय गाय है नहीं मार दीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। जो लोग सर जिसके क्षेत्र में ये पाया जाता है वो तुरंत समझ जाएंगे कि हिरन है, और जिसके क्षेत्र में नहीं पाया जाता है वो मारेंगे गाय है। तो गाय है तो बड़का गड़बड़ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सर आप नील गाय निम्नलिखित कुल में आता है, आंसर हो जाएगा हिरन। इसका आतंक है सर, जिधर जाता है सब फसल खा जाता है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? हाँ डाला हुआ है, हम डाले हैं तो पीडीएफ सर डाला हुआ है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? सर सोशल इंसेक्ट उसे कहते हैं जो हमारे तरह जीवन व्यतीत करते हैं। जो मनुष्य के तरह, जो मनुष्य के तरह जीवन व्यतीत करते हैं, मनुष्य के तरह जीवन व्यतीत करते हैं, उसे हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं। सर गौर फरमाइएगा, जो मनुष्य के तरह जीवन व्यतीत करते हैं उसे हम सोशल इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य के तरह जीवन व्यतीत करते हैं उसे हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन आप देखिएगा, तो आपका है सर मधुमक्खी, ये मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करता है। टर्माइट का मतलब हो गया सर दीमक। चींटी भी, लेकिन सर झिंगू ये भी देखिएगा सर झुंड में होता है, परिवार होता है इसका। कल हम बोले थे कि इसमें एक क्वीन होता है। हम अपने से डाले हैं पीडीएफ, हम डाले हैं। आप फिर से एक बार पीडीएफ डाल दीजिए, हम डाले हैं अपने से, तो एक बार फिर से पीडीएफ डाल दीजिए, कोई बात नहीं। कहते हैं अब सर कोई बात नहीं सर, पीडीएफ जा रहा है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? सर जो हमारे जैसा जीवन व्यतीत करते हैं उसे हम सर सोशल इंसेक्ट कहते हैं कि वो सोशल इंसेक्ट है, आज जो नहीं करते उसके कहते हैं सोशल इंसेक्ट नहीं है। तो आप बताइए सर, ये मधुमक्खी हमारे तरह करते हैं, दीमक भी सर एक जगह झुंड में रहते हैं, मधुमक्खी भी झुंड में रहता है, चींटी भी झुंड में रहता है, खाली झिंगूर सर झुंड में नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं हम। मनुष्य को कभी देखा है सर अलग रहते हुए? झुंड में नहीं रहता। मनुष्य को कभी देखे हैं सर अलग अलग रहते हुए? कभी नहीं देखे होंगे सर। मनुष्य जब भी रहेगा एक जगह पर रहेगा। ऐसा नहीं कि एक मनुष्य यहां है और फिर 3 कोस तक मनुष्य नहीं है, तो ऐसा सर मनुष्य के साथ नहीं होता, क्योंकि ये सोशल इंसेक्ट है, सोशल मेंटेन करता है, सोशली सब एक जगह एक झुंड में रहता है। लेकिन झिंगूर का ऐसा कुछ नहीं, चींटी एक झुंड में रहता है, मधुमक्खी एक झुंड में रहता है, टर्माइट यानी दीपक, जहां दिमाग लग गया तो लग गया, खत्म कहानी। तो आइए सर आंसर, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बिफोर बॉल। अगला में चलते हैं। इनमें से किस कीट के, इसका सर अब कौन सा वाला खोल लिए?
कोई बात नहीं। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो सर दांत होते हैं में सर मधुमक्खी भी है, मक्खी भी है, इसके दांत नहीं होते। तितली है, ततैया या भौरा की अगर बात करोगे तो इसमें दांत होते हैं सर, लेकिन दिखते नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉल। ततैया और भौरे में सर दांत नहीं होते हैं। ततैया और भौरे में दांत होते हैं, दिखते नहीं है। ततैया किसको कहता है जानता है? बिरहनी है, बिरहनी जानता है, इसी को हम लोग ततैया कहते हैं। कुछ लोग इसमें तितली मार दिए होंगे, लेकिन मामला गड़बड़ है, ततैया और भौरा ही आंसर होगा, डी फॉर डॉग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस का मतलब ये होता है सर बाह्य त्वचा में डैश की एक मोटी परत जमी होती है, मोटी परत जमी होती है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर क्यूटीन। रेगिस्तानी पौधा जितना भी है सर, उसके बाह्य त्वचा में सर किसकी परत होती है? क्यूटीन की। और सामान्य पौधा के बाहरी परत में अगर कहेगा सामान्य पौधा का बाहरी परत, सामान्य पौधा का जो बाहरी परत होगा उसमें सर क्या रहता है? तो कहेंगे सेलुलोज रहता। सामान्य पौधा का बाहरी परत सेलुलोज। और अगर कह देगा रेगिस्तान के पौधे, रेगिस्तानी पौधा का बाहरी परत, रेगिस्तानी पौधे का बाहरी परत, पौधे का बाहरी परत, रेगिस्तानी पौधे का बाहरी परत जो होता है वो क्यूटीन का बना होता है। अगर आप पेक्टीन की बात करोगे सर, अगर पहले इसको लिख लो, अगर हम पेक्टीन की बात करें तो पेक्टीन क्या है? पेक्टीन कहेंगे फलों को आकार बनाए रखता है, घुलनशील है, कार्बोहाइड्रेट है और पौधे का उत्तक है ये। अगर हम पेक्टीन की बात करें तो ये एक घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, ये एक घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, पौधे फलों का आकार बनाए रखता है, फलों का आकार बनाए रखता है, फलों का आकार बनाए रखता है। जल्दी से लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस बार ग्रुप डी में पूछा है सर, अभी सॉरी एनटीपीसी में अभी पूछा है, एनटीपीसी में यह पूछा है कि पेक्टीन घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और फलों के आकार को बनाए रखता है। जल्दी से लिख लीजिए सर। उसके बाद आपका बच जाएगा लिग्निन, जल्दी से लिखिए। लिग्निन के बारे में भी सर हम एक लाइन लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए सर। कहते हैं पेक्टीन ये घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, फलों का आकार बनाए रखता है, फलों का आकार बनाए रखता है। ये सामान्य पौधे का बाहरी परत है सर, ये सामान्य पौधे का बाहरी परत है और ये क्यूटीन रेगिस्तानी पौधे का बाहरी परत है। जल्दी से लिख लीजिए, रेगिस्तानी पौधे का बाहरी परत है। हो गया। अब सर अगर हम लिग्निन की बात करें तो लिग्निन के बारे में सर एक लाइन लिखिएगा। रेगिस्तान लिग्निन की अगर हम बात करें, लिग्निन की अगर हम बात करें, अल्कोहल का सुगंधित बहुलक है, अल्कोहल का सुगंधित बहुलक है, अल्कोहल का सुगंधित बहुलक है, बहुलक है, अल्कोहल का सुगंधित बहुलक है। जल्दी से लिख लीजिए। और ये लकड़ी से उत्पन्न होता है, लकड़ी से उत्पन्न होता, लकड़ी से उत्पन्न होता। दो दिन नहीं चल। हेलो सर बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर आपका हो जाएगा सर रेगिस्तानी पौधे का बाहरी परत जो होता है वो क्यूटीन का, सामान्य पौधे का बाहरी परत सेलुलोज का, और फलों में आकार बनाए रखता है पेक्टीन, ये फलों में आकार बनाता है। लिग्निन की अगर हम बात करें, लिग्निन अल्कोहल में सुगंधित बहुलक है और लकड़ी से उत्पन्न होता है। जल्दी से लिख लीजिए सर, अल्कोहल का सुगंधित बहुलक है और ये लकड़ी से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, उष्ण ऊर्जा में बदलता है?
सर कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देता है? बताइए सर क्या हो जाएगा? एक है संचलन, संचलन का मतलब हो गया चालन, रासायनिक को उष्मा में कह रहा है। एक है पोषण, एक है उत्सर्जन, एक है सर श्वसन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा सर। जो रसायन श्वसन एक मंद दहन है। श्वसन की अगर हम बात करें तो ये एक मंद दहन है, एक मंद दहन है। श्वसन की अगर हम बात करें तो ये एक मंद दहन है। श्वसन की अगर हम बात करें तो यह एक मंद दहन है। श्वसन क्या है सर? एक मंद दहन है। और जो दहन है तो हम लोग सर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो वो रासायनिक हो गया। ऑक्सीजन खुद रसायन है और उसको वो उष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्योंकि वो दहन है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी। वेरी गुड आंसर। व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी। चालन हो गया सर, ये उष्मा संचरण की विधि है। पोषण सर खाने का पोषण हो गया। उत्सर्जन जो हम लोग हगते मुतते हैं, उत्सर्जन हो गया। और यहां जब आइएगा श्वसन, श्वसन एक मंद दहन है। श्वसन क्या है सर? श्वसन एक मंद दहन है। श्वसन क्या है सर? एक मंद दहन है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन में हम लोग सर ऑक्सीजन लेते हैं यानी रसायन लेते हैं, और सर दहन है तो उष्मा देते हैं। तो सर बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति, सर क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये सर बैक्टीरिया है। कोलिफॉर्म जो है सर ये एक बैक्टीरिया है, ये एक जीवाणु है। कोलिफॉर्म की अगर बात करोगे तो ये एक जीवाणु है जिसके कारण, इसी के कारण जल जनित रोग होता है। इसी जीवाणु के कारण जल जनित रोग होता है। इसी जीवाणु के कारण, इसी जीवाणु के कारण जल जनित रोग होता है। जल जनित रोग होता, इसी जीवाणु के कारण जल जनित रोग होता है। गौर फरमाइएगा। पेयजल आपूर्ति में कैलिफॉर्म की उपस्थिति, क्लोरोफॉर्म नहीं है। लड़का इसको भूल से क्लोरोफॉर्म पढ़ लेता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। ये सर कैलिफॉर्म है। कैलिफॉर्म क्या है सर? इस सर मानव अपशिष्ट संदूषण है। मतलब मानव द्वारा, मानव का अपशिष्ट से जो दूषण होता है, अपशिष्ट से जो प्रदूषण फैलता है, अपशिष्ट से प्रदूषण या संदूषण जो फैलता है उसी को हम कैलिफॉर्म कहते हैं। कहेगा ये क्या है तो कहेंगे ये एक जीवाणु है। इसी जीवाणु के कारण जल जनित रोग होता है। अब मानव का अपशिष्ट से ये प्रदूषण फैलता है। तो बता क्या हो जाएगा? फ्लोराइड प्रदूषण। इसके कारण सर दांत खराब होता है। दांत खराब होता है किसके कारण? फ्लोराइड के कारण। अब यहां आ जाइएगा फास्फोरस प्रदूषण। इस सर दांत में सर फॉस्फेट जो होता है वो दांत में होता है फास्फोरस के कारण। पानी के स्रोत का खारापन नहीं। आंसर हो जाएगा मानव के अपशिष्ट से जो संदूषण निकलता है उसी से कैलिफॉर्म जीवाणु का बनता है, और वही सर जल जनित रोग इसी से उत्पन्न होता है। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी से लिख लीजिए। व्हाट इज आंसर? मानव अपशिष्ट संदूषण है, कहेगा कैलिफॉर्म। कोलिफॉर्म लिखते हैं इसको सर। कोलिफॉर्म जो है ये क्लोरोफॉर्म नहीं है। कोलिफॉर्म अलग है, क्लोरोफॉर्म अलग है। कोलिफॉर्म अलग है, क्लोरोफॉर्म अलग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए मामला गड़बड़ाइएगा नहीं। कोलिफॉर्म एक जीवाणु है। इसी जीवाणु के कारण जल जनित रोग होता है। मानव अपशिष्ट का प्रदूषण है ये। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। बताइए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सर कर दीजिए सुमेलित। आपको भी पता है कि 7 नंबर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? सर पक्षी है, तो पक्षी है या जीवाश्म है, वंशगति है, पर्यावरण है। तो सर वंशगति जब ये होगा, गौर फरमाइएगा, वंशगति जब ये होगा सर हो जाएगा जेनेटिक्स। पक्षी की बात करोगे ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। ए का 3 अब बी का 4 देखो कहां है। ए का 3 अब बी का 4 देखो यहां है, तो यही आंसर हो जाएगा। खत्म है कहानी। इतना झोलझाल करने की जरूरत नहीं है। ये पक्षी सब जानता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। अभी सर विज्ञान, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर खूब पूछ रहा है। फलनालॉजी, चिलनालॉजी सर खूब पूछ रहा है।
अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं पक्षी ऑर्निथोलॉजी पूछ रहा है, पॉलीबायोलॉजी पूछ रहा है, सेरिकल्चर पूछ रहा है, पीसीकल्चर पूछ रहा है। तो सर बताइए, ये पर्यावरण है, पर्यावरण से क्या हो जाएगा बताइए? पर्यावरण, पर्यावरण सी 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 का हो जाएगा इकोलॉजी, और जीवाश्म हो जाएगा पॉलीबायोलॉजी। जीवाश्म हो जाएगा आपका क्या? पॉलीबायोलॉजी। सर पर्यावरण में क्या होता है? इकोलॉजियन होता है। इकोलॉजी मतलब पर्यावरण विज्ञान। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बता दे भाई मेरे। आंसर हो जाएगा ए की बी की सी की डी। द नेक्स्ट कहता है अपद्रव्यों को मिलाने से, सर ध्यान दीजिएगा, अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धि। अपद्रव्य का मतलब जानू हमर होता है, अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धि। अपद्रव्य का मतलब क्या होता है? अशुद्धि। इसमें सर बढ़ता घटता हो जाता है, घटता बढ़ता हो जाता है, मामला गड़बड़ी में फंस जाता है। क्या? अब जब अपद्रव्य में जाइएगा सर, तो इसमें बढ़ता घटता हो जाएगा, घटता बढ़ता हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सर अब गौर फरमाइएगा, इस अपद्रव्य की अगर हम बात करें तो कहता है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्य का मतलब हुआ अशुद्धि, अपद्रव्य का मतलब अशुद्धि। तो अशुद्धि को अगर मिला दीजिएगा तो गलनांक, गलनांक मतलब सर गल जाना, खत्म हो जाना, बॉन्ड का टूट जाना। जैसे बर्फ गलेगा तो वो अपने, सर आपको लगता होगा बहुत आसान, लेकिन ये आप नहीं देखते होंगे कि बढ़ता है घटता है जो है ना सर। कभी भी हम बार बार कहते हैं, कभी भी ये मत देखो कि दूसरे ने क्या अटेम्प्ट किया है। सर गौर फरमाइएगा, ये बढ़ता घटता में बच्चा एकदम फंस जाता है। अशुद्धि अगर मिला देते हैं सर, तो द्रव, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्या होगा? तो कोई द्रव है उसमें सर अशुद्धि मिला देते हैं, कहता है अपद्रव्य मिलाने से गलनांक क्या होगा? तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, पहले उस पर बात करो। तो क्वथनांक मतलब हो गया नाला का पानी, जल्दी खोलवे नहीं करेगा, खूब टेम्परेचर दोगे तब खोलेगा, तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन सर अगर अशुद्धि मिला देते हैं तो ठोस का गलनांक घट जाता है, जल्दी गल जाता है, क्योंकि सर उसके दो बॉन्ड, अगर ये दो बॉन्ड है, कोई अशुद्धि नहीं है, तो दोनों में भयानक बॉन्ड रहता है। और जैसे इसके बीच में अशुद्धि आ जाएगा, जल्दी गल के हटना चाहेगा, क्योंकि अशुद्धि क्या करता है? बॉन्ड को कमजोर कर देता है। अब बॉन्ड को कमजोर करेगा, जल्दी गलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ठोस का गलनांक कम हो जाता है। रूक अभी सर नहीं समझ में आया होगा, ये घट और बढ़ में तो सर पूरा मामला फिट रहता है, गलनांक कम हो जाता है। सर एक लाइन का बात है, 0.02 से हमने बच्चों को रोते हुए देखा है, 0.02 से हमने सर बच्चों को रोते हुए देखा है। इसलिए सर प्यारे बच्चों, आपको हर हाल में इस चीज पर वर्कआउट करना होगा। गौर फरमाइएगा, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपद्रव्य का मतलब हुआ अशुद्धि, अपद्रव्य का मतलब अशुद्धि। जैसे अशुद्धि मिला देंगे, आप सोच रहे हो नाला का पानी, अशुद्धि मतलब गू गोबर, नाला का पानी, गू गोबर नाला का पानी, जल्दी खोलेगा ना? नहीं खोलेगा। तो इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना होगा मतलब क्वथनांक बढ़ गया। अब फिर कहेगा गलनांक, कहेंगे बाप रे बाप, तो अशुद्धि होगा में जल्दी से गल जाएगा, जल्दी से गलेगा, क्योंकि बॉन्ड अलग होना चाहेगा, बॉन्ड अलग होना चाहेगा मतलब जल्दी गलेगा, जल्दी गलेगा मतलब गलनांक कम होगा। जान कहते हैं, फिर समझिएगा, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता घटता में पूरा मामला उलझल है। जैसे कहेगा अपद्रव्य, तू समझ ला गुह वाला पानी, नाला वाला पानी। नाला वाला पानी जान हमारे खोलाओगे तो जल्दी खोलेगा? नहीं खोलेगा, उसको खूब टेम्परेचर दीजिएगा तब खोलेगा। मम्मी पापा के लिए इस बार कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है अपने मम्मी पापा को। इस बार इधर से एडजस्ट कर लीजिए भाई मेरे। कहते हैं जैसे ही उसको टेम्परेचर देंगे वो जल्दी खोलेगा नहीं, नॉर्मल पानी फट से खोलेगा, नाला और टेम्परेचर और टेम्परेचर और टेम्परेचर, जल्दी नहीं खोलेगा तो क्वथनांक बढ़ गया। अब गल जाएगा जल्दी, क्योंकि अशुद्धि है तो बॉन्ड जल्दी अलग होगा, तो गलनांक कम होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव होगा? ये सी मार रहा है रे, अभी सी मार रहा है। आंसर बताइए क्या होगा? व्हाट इज आंसर? 8 नंबर का आंसर जल्दी से बता दे, 8 का आंसर बता दे, 8 का आंसर बता दे। अशुद्धि मिलाते हैं तो गलनांक कम हो जाएगा, बी फॉर बॉल, क्वथनांक बढ़ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज,
कहते हैं थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे। सर एक दो अटपटा कल हम पूछे थे, थर्मस फ्लास्क क्या करता है, सभी उष्मा विकिरणों को अपने से लौटा देता है, अवशोषित नहीं करता है, सबको लौटा देता है। तो बताइए इसका भी क्वेश्चन सर ग्रुप डी का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। सर दिमागो लगाना है, क्रिचॉफ्स का करंट रूल और वोल्टेज रूल है, इसका करंट रूल और वोल्टेज रूल है। स्टीफेंस की बात करोगे तो स्टीफेंस कांस्टेंट था विकिरण के लिए, स्टीफेंस रूल है किसके लिए, विकिरण के लिए। क्या रूल है, तो E समानुपाती T⁴, यानी ऊष्मा जितना ज्यादा होगा ऊष्मा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानु समानुपाती होगा विकिरण की दर या विकिरण। न्यूटन के तो पूरा फिजिक्स से है, न्यूटन चचा के पूरा फिजिक्स से है। ये हो जाएगा विकिरण के लिए। कहेगा स्टीफेंस लॉ किसके लिए दिया गया, कहेंगे विकिरण के लिए। कहेगा क्या था, तो E समानुपाती T⁴, E क्या है, तो कहेंगे विकिरण, विकिरण। और या टी कहेगा तो कहेंगे ताप। तो कहेगा विकिरण जो होगा, जितना ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा गर्म होगा, जितना ज्यादा ताप होगा, उतना ज्यादा विकिरण निकलेगा। जैसे सूर्य का ताप ज्यादा है तो विकिरण ज्यादा होता है, इसीलिए समानुपाती होता है चतुर्थ घात के। लिख लीजिए इसको जल्दी से सर। थर्मस फ्लास्क डैश के आविष्कारक हैं, दीवार साहब इसके आविष्कारक थे। देखने से भी लगता है कभी नहीं पढ़ा होगा, क्रिचॉफ साहब ने वो किया था। लेकिन कहेगा थर्मस फ्लास्क पे किसका नियम लागू होता है, तो कहेंगे क्रिचॉफ का। ये भी ध्यान रखना, थर्मस फ्लास्क पे खूब क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। थर्मस फ्लास्क पर किसका नियम लागू होता है, किसका नियम लागू होता है, किसका नियम लागू होता है, किसका नियम लागू होता है। कहेगा थर्मस फ्लास्क पर किसका नियम लागू होता है, यू विल गेट द आंसर। थर्मस फ्लास्क पर किसका नियम लागू होता है, आंसर हो जाएगा क्रिचॉफ्स। तो सर आपका काम हो जाएगा, क्रिचॉफ्स करंट और वोल्टेज रूल दिया था, थर्मस फ्लास्क पर किसका नियम लागू होता है, तो कहेंगे क्रिचॉफ्स का। दीवार ने इसका आविष्कार किया था। स्टीफेंस ने विकिरण का नियम दिया था, विकिरण समानुपाती होगा तापमान के चतुर्थ घात के। और न्यूटन ने सर फिजिक्स में ढेर सारे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आंसर हो जाएगा, बताइए व्हाट इज द आंसर। अगला आंसर बता जल्दी से, ए की बी किसी की डी। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर। हाँ आईटीआई ट्रेड में सर एडमिशन चल रहा है, 18 तारीख से होगा। बैच का टाइमिंग हम सर बता देंगे, उसका हम सर सारा सेटअप में अभी लगे हुए हैं, इसलिए सर थोड़ा सा हम उसका टाइम अरेंज करेंगे तभी आपको हम बता पाएंगे। तरंग डालकर, ये क्वेश्चन में सर कोई दम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन ही कर दिया है, ये कुछ नहीं करना है सर। 100 मीटर दिया हुआ है, तरंग लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। देखो ये तरंगों का ऊपरी सिरा कह रहा है 100 मीटर अलग है, तो ऊपरी सिरा जो 100 मीटर अलग है, यही तो हमारा तरंगदैर्घ्य है। दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को ही तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति भी दे दिया है तुमको 25 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा दे दिया है तुमको 100 मीटर। तो कह रहा है हिलने की आवृत्ति n बराबर क्या होगा, तो n बराबर v बाई लैम्डा होगा। v का मान 25 है, लैम्डा का मान 100 है, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 बोले तो 0.25 हर्ट्ज इज द आंसर। खाली इसमें झोल क्या है, कह क्या रहा है सर, कि कहता है लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तो ये ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, या निचला सिरा भी 100 मीटर कहता ना अलग, तो यही तरंगदैर्घ्य हो जाता, यही तरंगदैर्घ्य। तो या तो ऊपरी सिरा का अलगाव या निचली सिरा का अलगाव ही तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये डायरेक्ट नहीं कह रहा कि तरंगदैर्घ्य है, तो 100 मीटर हो गया और इतना मीटर पर सेकंड से हिल रही है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। वेग दे दिया है, तो v बराबर n लैम्डा, n बराबर v बाई लैम्डा। v बराबर n लैम्डा सर आप पढ़े होंगे, n बराबर v बाई लैम्डा होता है। बता आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 इज द आंसर। अब सर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं तरंग को, ताकि बच्चे जो नहीं पढ़े हैं उनको सर दिक्कत नहीं हो। कोशिश करते हैं चला तुम्हारा हर दिक्कत को सॉल्यूशन ला दें। ये सर इसको कहते हैं श्रृंग, आप भी जानते होंगे, इसको हम कहते हैं श्रृंग, और इसको कहते हैं सर गर्त। और दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य, या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं।
दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। गौर फरमाइएगा सर। देखिए करंट अफेयर्स की बुक की जो लोग बात कर रहे हैं अभी, करंट अफेयर्स के बुक में सर क्या मामला है हम बता देते हैं आपको। करंट अफेयर्स की बुक ऑलरेडी बन के तैयार थी आज से 10 दिन पहले। हम चाहते तो उस बुक को 10 दिन पहले ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? कि हमने देखा कि जो अभी करंट का एनटीपीसी या आगे होने वाले ग्रुप डी में जो प्रॉब्लम क्या क्या बच्चों को हो सकती है, हम उस पर काम करना शुरू किए और पिछले 10 दिन से उसी पर काम कर रहे हैं। तो सर उसका काम क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने बुक को अपने हिसाब से अब सजाया है। सजाया क्या है सर? जब आप उस बुक को देखिएगा तो आपका जितना भी जो स्टैटिक जीके वाला जो झोल है सर, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे? देखिए लास्ट क्वेश्चन में इसलिए नहीं बोलते हैं कि लास्ट वाला स्ट्रेटेजी सब देख के और वो सर वही स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करता है जो भी लोग देखते हैं, इसलिए हम सर अपना जो भी स्ट्रेटेजी है वो आपको बीच में बताते हैं। हमने क्या किया है सर, जैसे अगर मान लीजिए कि दिवस है, अगर मान लीजिए कोई दिवस पूछ रहा है पर्यावरण दिवस कब हुआ, तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा। अब हम करंट अफेयर्स ही खाली उसमें नहीं दे रहे हैं आपको, सारा सेट प्रैक्टिस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एक तो करंट अफेयर्स है उसमें, दूसरा उसमें स्टैटिक जीके है जिसको आप स्टैटिक जीके कह रहे हैं, और तीसरा अभी से ग्रुप डी तक ये किताब आपका वैलिड रहेगा। स्टैटिक जीके है, उसके बाद अगर हिस्ट्री से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो हिस्ट्री से सिलेक्टेड सेट है इसमें। उसके बाद सिविक्स के सिलेक्टेड सेट हैं जिसको आप सर राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इसमें, जो अभी पूछे जा आज तक जो एनटीपीसी में पूछा गया वो भी क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के सारे सेट हैं, ज्योग्राफी के सारे सेट हैं, जियोग्राफी के सारे सेट हैं, और स्टैटिक जीके में जितना पूछा जाता है फलना के संस्था के मुख्यालय कहां है, फलना की स्थापना कब हुई थी। और इसके अलावे जो बच्चे कंप्यूटर के लिए भी भटक रहे थे तो कंप्यूटर में भी मैंने इसमें कंप्यूटर में सिलेक्टेड 10 सेट इसमें कंप्यूटर का भी हमने डाल दिया था ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब हमने किताब को इस तरीके से सजाने की कोशिश की है ताकि एक किताब में आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर सारे के सेट प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप एक सेट मार लेते हो तो उसका आंसर कैसे दिया हुआ है वो भी हम आपको दिखा देंगे। इसका कंप्लीट दिन दिवस एक पेज में मिल जाएगा। खट 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 मार लो, आंसर से मिला लो, तुम्हारा कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के वन लाइनर कलेक्शन भी हमने कर दिए हैं, जो अभी के आज तक जो पूछा है उसका भी उसमें सर पहला पेज पलटोगे तो आज तक जो करंट अफेयर्स पूछा है वो तुमको अवेलेबल मिल जाएगा। आज तक जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो सारे के सारे मेरे किताब के पन्ने पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जब उल्टोगे तो आपको दिखाई देगा एनटीपीसी 2021 के जो भी क्वेश्चंस है। तो मैंने करंट आज तक के पैटर्न को फॉलो किया, जो अभी से ग्रुप डी तक तुम अगर इतना पढ़ लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में भी 10 से 12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं। आप कहोगे सर हमने और इस पर बहुत सारा काम क्या किया है सर, कि जैसे ये आपका है सारा दिवस देखो एक जगह जो पूछा जाता है वही है, अनाधून नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, जो सेट है ये सिर्फ सबका प्रैक्टिस सेट है। तुम एक बार मार लो तुम्हारा काम हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में अगर तुम मारोगे ना तो जैसे तुम सारा दिवस मारोगे एक जगह तुमको मिल जाएगा, जितना है सबका सब एक जगह तुमको मिल जाएगा। सारे अवार्ड एक जगह मिल जाएंगे, सारे नृत्य एक जगह मिल जाएंगे, सारा खेल खिलाड़ी एक जगह मिल जाएगा। इससे क्या होता है बच्चों में, सर हमने 10 बच्चों की एक टीम बनाई, उससे पूछा कि कैसे दे देंगे तो तुमको आसान हो जाएगा। तब हमने इस पर काम करना शुरू किया। वो कहा कि सर हम लोगों को एक जगह अगर मिल जाएगा तो हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएंगे। खेल खिलाड़ी एक जगह मिल जाएगा, तुमको अवार्ड सारा एक जगह मिल जाएगा, और तुम्हारा जितना भी नदी किनारे बसे शहर हैं वो एक जगह मिल जाएगा। खट 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 20 क्वेश्चन का सेट मार लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां तुम्हारा OMR है, इसको तुम रंग लो, और इस साइड में आंसर दिया हुआ है, यहां लिख दिया हम हाइड इट, मतलब इसको ढक लो, इसको मार लो, और पीछे पलटने की जरूरत नहीं है, यहीं पर तुमको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो बच्चा पीछे पलटने के चक्कर में 100 गलती कर देता है, पता चला क्वेश्चन सेट यहां है, आंसर है लास्ट में, तो मामला गड़बड़ हो जाता था। तो हमने क्या किया है सर इसमें कि यहां पर ये क्वेश्चन है कंप्लीट,
इसलिए यहां लिख दिया हाइड इट, मतलब इसको आप ढक लीजिए पढ़ने से पहले, बनाने से पहले, और उसके बाद यहां OMR रंग लीजिए और इसी में आंसर मार लीजिए। तो इस टाइप की ये पहली पुस्तक है सर जो हम आपके सामने अपने दिमाग से, अपने दिमाग को यूज करके कोशिश किए आप तक पहुंचाने की। इसमें लगभग 12 से 13 आदमी का योगदान है, हर सब्जेक्ट में 2-2 लोगों का योगदान है सर, ताकि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहुंच सके। तब ना तू एसके झा की जय एसके झा एसके झा एसके झा करेगा, न तक सट सट गरियाएगा तुम। और करेक्शन इतना करवा दिए हैं कि तुमको गलतियां नहीं के बराबर मिलेगी, दैट्स इट। और इसमें भी इतना ना अरेंजमेंट करवाए हैं चला हम कि अगर तुमको पूछ रहा है फुल फॉर्म कंप्यूटर का तो वो अवेलेबल है, जो पूछता है वो इन्हें के 5 पेज में दे दिए हैं। अगर तुमको फुल फॉर्म पूछता है तो वो एक जगह अवेलेबल है, एक बार टिक लोगे और देख लोगे तो तुम्हारा अभी से ग्रुप डी तक का काम चल जाना चाहिए। तो आते हैं सर, ये कंप्लीट आपको एक किताब में मिलने जा रहा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और सब प्रैक्टिस सेट होगा। थ्योरी सिर्फ करंट अफेयर्स का वन लाइनर मिलेगा, बाकी सब प्रैक्टिस है। खट खट 5 बार 6 बार बना जाओ ई पार से ऊपर तो हर काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं सर तो आपका काम हो जाता है। आगे आते हैं हम सर अगले क्वेश्चंस पर। अब सर कहिएगा किताब आएगा कब? तो किताब आने में सर अभी कम से कम आपको लग जाएगा, कल शाम में हम किताब भेजेंगे पब्लिकेशन प्रेस में। 2 दिन लगेगा छापने में, क्योंकि एक ही बार सर मैक्सिमम छापना है, तो 2 से 3 दिन, 2 दिन लग जाएगा छापने में, तीसरा दिन बाइंडिंग हुआ, यानी आज से 5वें दिन किताब आपके मार्केट में जाना शुरू हो जाएगा। हम अपने आप को बता देंगे कि अब आप दुकान पे चले जा सकते हैं। कहता है बर्फ का गलनांक बिंदु, बहुत मेहनत की है चलाई 10 दिन से, तो हम बात जो सुन रहे हैं किताब क्यों नहीं आ रहा है, क्या काहे नहीं आया, उस पर चला हम पूरा लगे कि अभी करंट पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना है। तो कहते हैं बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो बर्फ के गलनांक बिंदु की अगर हम बात करें, बर्फ का गलनांक बिंदु की अगर हम बात करें चला, तो बर्फ का गलनांक होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड? बताओ आंसर क्या होगा, तू ही बता आंसर क्या होगा, ए की बी की सी की डी, आंसर बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हेलो 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 हेलो। तो सर अगर हम बात करें बर्फ के गलनांक की, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से 11 का आंसर बता दीजिए सर। बर्फ का गलनांक कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ, ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी। सर बर्फ का गलनांक कितना होगा, बता जल्दी से आंसर, 11 का आंसर बता की होगा। 273 केल्विन होगा कि -273 डिग्री सी होगा, कि -273 केल्विन होगा कि 273 डिग्री सी होगा? सर बर्फ का गलनांक जो होता है ना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इधर बर्फ होता है और इधर होता है पानी, और इधर होता है सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हो जाता है सर जलवाष्प। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद होता है जलवाष्प। तो बर्फ की अगर हम बात करें तो बर्फ और पानी, कहता है बर्फ का गलनांक सर 0 डिग्री सी के बाद बर्फ गल जाता है, तो 0 डिग्री सी ही तो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो बता आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी की सी की डी। काहे इतना गो 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 करके ए बी काहे करता है दुष्ट, एकरे में तो फंसता है तुम लोग। ये सब पता है लेकिन तू फंस जाता है, तो वहीं से निकाल लेंगे हम तुमको, लेकिन कंडीशन सप्लाई कि आपको हर हाल में रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा सर। 0 डिग्री सी 273 केल्विन, क्योंकि सर आपको लगता है कि हमको आ गया, लेकिन ऐसा हमको आज तक नहीं आया, तोरा कहां से आएगा? हम भी रिवीजन करते रहते हैं, रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। कहते हैं 0 डिग्री सी या 273 केल्विन, तो आंसर बता क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या, एप्पल। हेलो 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 हेलो। द नेक्स्ट वन इज, कहता है प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है। सर देखिए, वायुदाब में जब भी वृद्धि होगा ना, जब नीचे से ऊपर जाते थे, याद करो तुम कि प्रेशर घटता था, प्रेशर घटता था, प्रेशर घटता था, और प्रेशर घटता था तो क्वथनांक भी घटता था, जल्दी जल्दी खोलने लगता था। क्वथनांक घटता, जल्दी जल्दी खोलने लगता, मतलब 100 की जगह 60 पर खोलने लगता, तो वाष्पन की दर तेज हो जाती। रुक हम एक बता देते हैं, वाष्पीकरण की दर तेज, वाष्पीकरण की दर तेज। अब गौर फरमाना, बढ़िया से एक समझ लो तो हर काम हो जाएगा।
हेलो हेलो हेलो। कहता है प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है। तो सर हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेशर जब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है और वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो सर पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम सर बतिया लेते हैं कि 12 नंबर का आंसर क्या होगा। कहता है प्रेशर कुकर जब ये होगा तो सर दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो हम कहते हैं प्रेशर घटता है तो क्वथनांक भी घटता है। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा प्रेशर कुकर में तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। अब वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ध्यान देना, प्रेशर अगर घटता तो क्वथनांक भी घटता। जो 100 डिग्री सी पर खोलेगा वो सर 40 पर खोलने लगता है। अब क्वथनांक घटेगा 40 पर खोलेगा तो वाष्पीकरण की दर 40 से शुरू हो जाएगा, तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। अब फिर अगर कहेगा प्रेशर बढ़ता तो कहेंगे क्वथनांक भी बढ़ता, क्वथनांक भी बढ़ता, क्वथनांक बढ़ता। अब वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाती, वाष्पीकरण, क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाएगा जल्दी खोलवे नहीं करेगा, वाष्पीकरण की दर धीमी, वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाएगी। जल्दी से लिख लो, दाब घटता इसलिए क्वथनांक घटता, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती। दाब बढ़ता तो क्वथनांक बढ़ता, वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाती, क्योंकि 100 की जगह 110 पर खोलेगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख, हो गया। अब बता आंसर क्या हो जाएगा। एकरा में झोल मत करना, दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी, और दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाएगी। बता आंसर की होगा, व्हाट इज आंसर, ए की बी की सी की डी। डी फॉर कुत्ता। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार, सर जब ये समतापीय दे दिया तो ताप नियत रहेगा, बाकी कुछ नहीं नियत रहेगा, तो झोल मत करना। इसकी उष्मा स्थिर रहती है, लड़का एकरे में झोल कर देता है, बाप रे। उष्मा स्थिर रहेगा तो उसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। उष्मा अगर नियत रहेगा तो उसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कहता है एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है इसकी उष्मा स्थिर रहती है, रुद्धोष्म परिवर्तन है। इसका ताप एवं उष्मा दोनों अस्थिर रहता, नहीं सर, ताप अस्थिर रहेगा तो रुद्धोष्म देखो ताप अस्थिर, नहीं रुक जा, अस्थिर और ताप दोनों एक साथ बता दो, अस्थिर अस्थिर। अब परिवर्तन के नाम, अगर अस्थिर रहेगा ताप तो कहेंगे समतापीय। पढ़ाई सर वो तपस्या है जो कुछ ही लोग कर पाते हैं और जीवन में सफल बन पाते हैं। अगर ऊष्मा अस्थिर रहेगा तो इसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। अगर ऊष्मा अस्थिर रहेगा तो हम इसको रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। अगर ताप अस्थिर रहेगा समतापीय, उष्मा अस्थिर रहेगा तो रुद्धोष्म परिवर्तन। ताप और उष्मा अलग अलग है, ये ध्यान रखना। सर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या टीचर समझा नहीं पाता है, वहां मामला गड़बड़ी में फंसता है। बच्चे तो सर सब समझने के लिए तैयार है, अच्छे से उसको समझाने की जरूरत है। कहते हैं अगर उष्मा की बात करोगे तो उष्मा बढ़ने से ताप बढ़ता है, उष्मा जब बढ़ता है, यही अंतर है सर। उष्मा जब बढ़ता है ना तो ताप बढ़ता है, एक लाइन के बाद। उष्मा जब बढ़ता है तो ताप बढ़ता है। सर जब आप ग्रुप डी में जाओगे ना तो ग्रुप डी में अगर सेट होना शुरू हो जाएगा और 20-20, 25-25 क्वेश्चन डेली साइंस के आने शुरू हो जाएंगे, और जब बदलना शुरू हो जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा ये साइंस कहने से दे दिया। इसलिए सर कोशिश कीजिए, ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग लगभग एनटीपीसी का जो लोग भरते हैं, या फिर आप आ जाइए एसएससी की जो लोग तैयारी करते हैं, या बैंकिंग की जो लोग तैयारी करते हैं, सबका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। आप लोग का भी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। साइंस को थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए तो शायद आपकी दुनिया अच्छी हो जाए, और होनी भी चाहिए। मैथ रीजनिंग को तो और अच्छे से पढ़िए, मैथ रीजनिंग को तो खूब अच्छे से पढ़िए सर, सिर्फ साइंस से काम नहीं चलेगा, तीनों चीज को बैलेंस कीजिए सर, तब आपका काम होगा। कहता है एक आदर्श गैस समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, बता आप क्या होगा। अब हम आंसर नहीं बताएंगे, बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज आंसर फॉर 13 का आंसर बताओ जल्दी से। 13 का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, इसका ताप अस्थिर रहता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। सर प्रॉपरली ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी इसका हम एक बार आपको पढ़ा दें और इससे आपका दर्शन हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, न तो मामला गड़बड़ी में फंस जाएगा। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, एक चीज के बारे में, या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, यू हमेशा निगेटिव होगा, इसके बारे में सोचना नहीं है। यू हमेशा निगेटिव होगा, इसके बारे में सोचना नहीं है।
अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, यू निगेटिव होगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस कुछ कह दे, यू का मान निगेटिव ले लेना, जो वैल्यू दिया हुआ रहे, वस्तु दूरी, यू वस्तु दूरी यही तो पता है ना, भी प्रतिबिंब दूरी यही पता है ना, एफ फोकस दूरी ये पता है ना। अब तुम कहेगा ये नहीं पता है तो मामला गड़बड़ है। तब सर यू अगर हम बात करें अवतल दर्पण में तो यू आपका वस्तु दूरी है और यू आपका वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है और एफ फोकस दूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो यू निगेटिव है, यहां भी यू निगेटिव है, तो कहते हैं गौर फरमाइएगा कि एफ की अगर बात करें तो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में ये यहां ये हो गया फोकस, इस साइड है तो इसका एफ होता है निगेटिव, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन एक्स एक्सिस पे अगर जाओगे तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है, तो इधर निगेटिव हो गया। इसमें आओगे सर तो इसका जो एफ होता है, ये एफ ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होता है, जाने मन ये एफ प्रतीत होता है, तो ये ओरिजिन हो गया, इस साइड हो गया एफ, तो एफ हो गया ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पहले से जल्दी से लिख लो, यू अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस उत्तल लेंस सब में निगेटिव, कुछ पूछ देगा निगेटिव, एफ का मान इसमें निगेटिव होता है इसमें पॉजिटिव होता है, जल्दी से लिख लो, एफ का मान निगेटिव इसमें हो जाता है पॉजिटिव। हो गया, हो गया। एफ बराबर आर बाई टू तो जान ही रहा होगा, एफ बराबर आर बाई टू तो जान ही रहा होगा, नहीं जान रहा तो गड़बड़ बात है, तब न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक न्यूमेरिकल यहां से चांस बनता है सर, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो सर वास्तविक कौन सा है, अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो एफ का मान हो गया निगेटिव में 20, निगेटिव में 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर, तो यू का मान हो गया निगेटिव -30 सेंटीमीटर। तो कहता दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर व्हाट, सर फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपका ये मत कहिएगा कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता देंगे सर। फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। सर इतिहास है ग्रुप डी और एनटीपीसी का, जब भी पूछा या तो आवर्धन पे न्यूमेरिकल पूछा, या नहीं तो 1/v + 1/u बराबर 1/f पे न्यूमेरिकल पूछा। अब सबका वैल्यू आपको पता है, सर डाल दीजिए, 1/v हो जाएगा 1/f - 1/u, 1/v हो जाएगा 1/f, f कितना है सर, f हो गया -20, और -1/u कितना है सर, -30। अब इसको सर एलसीएम ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। व्हाट इज द आंसर, देखिए कितना आता है, v का मान देखिए कितना आता है, v का मान बताओ कितना आता है, ए की भी किसी की डी, ए नंबर आ जाता होगा, देखो कितना आता है, माइनस प्लस है तो -60 सेंटीमीटर शायद आता होगा, देख लो आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। डी नंबर के ग्राहक लो रे, ए नंबर आएगा, बढ़िया से देखो, ए नंबर आएगा जान हमर, हाँ अब ठीक है, कुछ नहीं करना है, यू और में एफ और यू दिया हुआ है, भी निकालना, फॉर्मूला लगा दो, लेंस रहता तो यहां माइनस कर देते। अगला कहता है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले, तो वक्रता त्रिज्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आर दे दिया है तुमको 5 सेंटीमीटर, एफ बराबर होता है चला r/2, r/2 हो गया यानी 5/2, 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो हर उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में प्लस होता है, अभी तुरंत नहीं बताएं, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होता है, तो चलो प्लस ले आज तरीके। एफ बराबर होता है r/2, r/2 बोले तो 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्लस में होगा, चूंकि उत्तल है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यू बराबर -10 सेंटीमीटर हो गया, तो कह रहा है आवर्धन कितना होगा, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है सर m बराबर -v/u, पढ़े होंगे सर आप, तो सर पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। यहां से आप v निकाल लीजिए, 1/v हो जाता है 1/f, अभी तुरंत किए थे, -1/u, यहां से 1/v हो जाएगा आपका 1/f, 1/f, f का मान है कितना 2.5, अब -1/u -10, इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, यहां से भी निकाल लीजिए। अब भी निकालिएगा आप, सर भी सॉल्व करना आपको शायद आना चाहिए सर, अगर नहीं आता है तो मामला एकदम गड़बड़ है। भी का मान आ जाएगा आपका 10/3, 10/3। अब सर फॉर्मूला लगा दीजिए, m बराबर होता है -v/u, तो हो जाएगा -10/3, u का मान दिया हुआ है आपको कितना 10,
तो सर कैलकुलेट कीजिए और देखिए कितना आता है आंसर। बताइए आंसर हमको भी तनी बता दीजिएगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। आंसर बताओ। 0.33 आ जाएगा। देखो आंसर, आंसर देखो 0. वेरी गुड वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप निकाल पा रहे हैं और समझ, फिर से हम एक बार समझा देते हैं क्योंकि हमको पता है नहीं समझ में आया होगा। आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर माइनस बी बाई यू, m बराबर माइनस बी बाई यू। और सर आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं इसलिए हम तहे दिल से नमन करते हैं आप लोगों को। बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन इसी क्लास के भरोसे बहुत अच्छे से चल जाता है। आप लोगों का सर दया है कि हम अपना जीवन का ये जो साल है बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। इसलिए सर हम आप लोगों को तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि एक चीजों को 3 बार बताना पड़े तो अपनी एनर्जी को बचाएं नहीं, लगा दें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हम एक बार फिर से समझाते हैं सर। हमको कुछ चीजें याद रखनी होगी, जैसे कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यू भी एफ तो सब जानता होगा, यू वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है, एफ फोकस दूरी, ये जानते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर हम दर्पण लेंस फॉर्मूला, दर्पण सूत्र की बात करोगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये दर्पण के लिए हम एक बार रिकॉल कर देते हैं क्योंकि हमारा दिल नहीं मान रहा है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आज तक कभी चला कलम से बेईमानी नहीं किए हैं क्योंकि हमको पता है चंद पैसों के लिए सबका घर उजाड़ देंगे अगर इससे बेईमानी करेंगे। कहता है एक समाज का विनाश तब हो जाता है जब शिक्षक बेईमान हो जाए, क्योंकि सर एक अकेला शिक्षक लाखों के एक घर को उजाड़ सकता है। कहते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस फॉर्मूला है ये। f बराबर r/2 भी आप जानते होंगे। इस पर खूब सवाल पूछता है, ये है बचकनिया वाला इसलिए हम नहीं लाते हैं। 20 बटा कहेगा वक्रता त्रिज्या इतना है तो फलना है तो चिलना है। खूब ग्रुप डी में क्वेश्चन तुमको मिलेगा f बराबर r/2 का। दर्पण है तो प्लस होगा, लेंस है तो माइनस होगा। इसी में तुमको 2 चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा मांग लेगा। एक चीज का और क्या ध्यान रखना है, यू दोनों में दर्पण होगी, लेंस हो निगेटिव होगा। और एक आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, आवर्धन क्षमता बराबर माइनस v बाई यू। मतलब कितना आवर्धित कर पाया, आवर्धित कर पाया मतलब बड़ा कर पाया, आवर्धित कर पाया मतलब क्या कर पाया, बड़ा कर पाया। उसका भी सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं गौर फरमाइएगा, ये कौन बीच बीच में लिखते रहता है। अभी लिखा है नीतू आई लव यू। ये बहुत पीट पीट के मार के देंगे हम, तबड़ाक तबड़ाक लगा, चुट्टा चोर कहेंगे। ब्याह शादी कर लो, छोड़ दो पढ़ने। आई लव यू सर जी। हाँ सर जी आई लव यू ठीक है। नीतू आई लव यू, मिन्नू आई लव यू, चिन्नू आई लव यू, टिन्नू आई लव यू, पिक्कू आई लव यू। क्या नौटंकी है चला, ये गड़बड़ बात है। एकदम हमेशा कोशिश करो 2 चीजों को संभाल के रखने का। समझ ही रहा होगा, एगो जी एगो नहीं बताएंगे, ठीक ना। ये 2 को संभाल लिया, ये खाली ग्रुप डी तक, और बाद सब चीज आजाद छोड़ देना, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन चला पढ़ो, अभी तुम्हारे लिए कोई दूसरा विकल्प अब बचा नहीं है मेरे भाई के लिए। मेरे भाई की ये अंतिम लड़ाई है, इसके बाद फतह निश्चित है। इसके बाद जब तू खड़ा होगा ना ऐसे, तो लोग कहेंगे ये देखो रेलवे में है। क्या फीलिंग्स होगी जाने मन, तू सोच नहीं सकता है। लोग ये कहेंगे कि आइए सर बैठिए, और बगल वाला ये कहेगा यही ना रेलवे में है फलना बाबू का बेटा। क्या वो फक्र महसूस नहीं करना चाहता है तू? क्या तेरे अंदर आग नहीं लगती है इस फक्र की? क्या तेरे अंदर ये आग नहीं दिखती है कि मैं अपने मम्मी पापा को सेटिस्फाई कर सकूं? उस आग को जलाओ, उस कदर जलाओ कि बिना पेट्रोल के भी सर धधकता हुआ चिंगारी निकले उससे। क्योंकि भाई मेरे, जब तू खड़ा होगा और लोग दूर से ये देखकर कहेंगे कि यही लड़का इंडियन रेलवे में है, मेरी भतीजी से ब्याह कर लो, मेरी मौसी से ब्याह कर लो, मेरी चाची से ब्याह कर लो, तब आएगा गेम में मजा। और तुम कहे लड़की दिखाओ तो नहीं, देखें कैसन है लड़की, सोचा जाएगा। अच्छा देखते हैं, तू इंतजार करेगा बिना पैरिया वाली लड़की का। तो सोच वो पल जब तुम्हारे मामा जी आएंगे ये बोलने की ऐसे ऐसे लड़की देखे, मुस्कुराते हुए तू अपने रूम में चला जाएगा और उस फक्र को महसूस करेगा। बताइए आपके लड़के को क्या चाहिए, जैसी लड़की बोलिएगा वैसा लड़की देंगे, जैसा लड़का बोलिएगा वैसा लड़का देंगे। मतलब लड़का लड़की के लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा, ठीक है ना। वो पल एक बार महसूस करके देखो जब तू मुस्कुराता हुआ जाएगा, अच्छा मेरे लिए लड़की, कितना मजा आएगा तुमको। तू सोच सकता है मेरे लिए लड़का कितना मजा आएगा। मतलब तू वो पल एहसास कर, और लोग कहेंगे यही ना लड़का है जो रेलवे में है। मतलब व्हाट अ फीलिंग्स यार, तू उसको फील कर सकता है।
अगर चाहता है फील करना, तेरे पास 6 महीने, 6 महीने के बाद ये फीलिंग्स तेरी होगी। कर ले भाई मेरे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है सर। हम जब भी किसी काम में आज तक मेहनत किए हैं सर, यही बुक है, तुम लोग बोलता है ना कि आज छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए, हमको पता है कि यही लड़का गाली देगा। हम एक ऐसा कंटेंट बनाए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा करेगा, मेरा ब्रांड बिलीव बढ़ेगा, तब ना लोग कहेगा आज पब्लिकेशन एस के झा ले लो किताब, खट से ले लो। तो धीरे धीरे हम अपना ब्रांड बिलीव, हम जुगाड़ में लगे हुए हैं कि वो ब्रांड बिलीव स्टेबलाइज करें मार्केट में, जिससे लोग मेरे ऊपर बिलीव करें। न तो लड़का को मुंह मोड़ते देर लगता है, लड़का केकरा गरिया देगा, गरियाना भी चाहिए। अगर तेरे साथ कोई गलत सरिया के कौन लगा गाली देगा, और कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन चला गाली दो, इसलिए कि तुम्हारा उस आदमी का तुम्हारे गाली पर एकदम अधिकार है। आजा मेरे भाई, कहते हैं एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह रखा है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर, तो जहां अभिसरित होता है वहीं तो फोकस दूरी होता है, और अवतल दर्पण है तो एफ का मान होगा -5 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में होगा। अब 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना होगा? बता क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? 16 नंबर, बता आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा। कैसे कैसे यू भी एफ तू डिसाइड अगर कर पाता है तो जल्दी से हमको बता कि आंसर क्या होगा। एफ -5 हो गया, यू कह रहा है कितना सेंटीमीटर, कहता मोमबत्ती दर्पण 3 सेंटीमीटर लंबा है, अगर कोई काम नहीं है। हमको लंबाई से क्या मतलब है, हमको तो कितना दूरी पर रखा है उससे मतलब है। तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और प्रतिबिंब मांग रहा है, यानी यू का मान तुमको दे दिया है -10 सेंटीमीटर, और भी का मान होता है वॉट। निकालना है प्रतिबिंब दूरी, अब नहीं निकाल देवे, खाली लंबाई दे दिया है मोमबत्ती का, तो मोमबत्ती की लंबाई का हमारा कौन काम है। तो सर हो जो तो 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u, उस एक के बार लिख लिए ये स्टेप। 1/v इज इक्वल टू 1/f -5 -1/u -10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सर, यू विल गेट द आंसर। बताइए आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। तो ए की बी किसी की डी, जल्दी जल्दी बता दो हो राजा, आंसर आजा आजा हो राजा, जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। ए की बी किसी, सी फॉर कैट होगा। हाँ हाँ हाँ, गोड़ लगाता नहीं हो, प्रणाम करता नहीं हो। हेविया ब्राजीलियंसिस, सर इससे रबर जो है ना, रबर का लेटेक्स प्राप्त होता है इससे, ये रबर का लेटेक्स प्राप्त होता है। देखिएगा मेरा केमिस्ट्री वाला जो किताब है, सर उसमें हमने पढ़ाया है कि सर रबर का जो लेटेक्स है वो कहां से प्राप्त होता है, हेविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, इसलिए
हेलो 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 हेलो। कहते हैं सर निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड बोलते हैं सर, अम्लीयता को कम करता है। इसके रूप में दूगो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं सर। कहते हैं डैश एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है, बताओ क्या हो जाएगा? किसमें सर इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को आकर्षित करने का गुण होता है? क्या होगा आंसर बताओ? एक अणु में हेलोजन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का जो गुण होता है क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 20 का आंसर बता क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका आंसर गलत है, विद्युत ऋणात्मकता नहीं मारिएगा, आंसर ठीक कर लीजिएगा। विद्युत ऋणात्मकता या धनात्मकता नहीं होगा, आंसर होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधु करना मतलब होता है जोड़ना। 18 से, अच्छा 18 से आवाज नहीं जा रहा है, ओ तरीके, कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। हम पीछे आते हैं सर, पीछे भी कर देते हैं। निम्न में से प्रति अम्ल, प्रति अम्ल मतलब हो जाता है एंटासिड, एंटासिड मतलब अम्लीयता को कम करता है। ऐसे दो लोग हैं, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर अगर हम निम्नलिखित में से प्रति अम्ल संघटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? दो, प्रति अम्ल मतलब एंटासिड जो अम्लीयता को कम करता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और क्वेश्चन है, पारा एकमात्र धातु है जो 0 डिग्री से पर तरल रहता है, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है। कहता है इसका कारण क्या है? तो सर ढीलापन जो होता है सबसे अधिक गैस में होता है, उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में। इसमें तो एकदम ढीला नहीं होता, कंप्लीट टाइटली बॉन्डेड होता है। तो सर इसका आंसर हो जाएगा इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंधन के कारण ये द्रव अवस्था में होता है। और ज्यादा ढीला होता है तो गैस हो जाता, और ज्यादा ढीला हो जाता तो क्या हो जाता है? गैस हो जाता। तो एक बार सर हम सॉलिड रिवीजन करेंगे फिर से पीछे आकर। हेविया ब्राजीलियंसिस सर रबर का दूध हो जाएगा, ये तो न्यूमेरिकल हम आपको बता दिए सर। तीनों को फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v - 1/u बराबर 1/f, m बराबर -v/u, f बराबर r/2। इतने फॉर्मूला से आपका सवाल बन जाता है। आदर्श गैस सर समतापीय होगा, ताप स्थिर रहेगा, और उद्घोष्म होगा, उष्मा स्थिर रहेगा। प्रेशर कुकर में सर जैसे जैसे दाब घटता है क्वथनांक भी घटता है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। दाब बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाएगी। कहता है बर्फ का गलनांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सी। लंगड़ा भी बराबर एन लैम्डा से बना लीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। थर्मल फ्लास्क डिवार ने किया था, क्रिचॉफ ने सर इसके लिए नियम दिया था थर्मल फ्लास्क के लिए। स्टीफेंस ने सर विकिरण का नियम दिया, न्यूटन का तो पूरा बापे का फिजिक्स था। अब द्रव्य मिलाइएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। अब द्रव्य मिलाइएगा जल्दी खोलवे नहीं करेगा, तो सर एक को याद रखिएगा, दूसरा आपने याद रखेगा। क्वथनांक बढ़ेगा जल्दी खोलवे नहीं करेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर दोगे, नाला का पानी है, गूं है, धीरे धीरे खोलेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे खोलेगा, क्वथनांक बढ़ गया, उल्टा करना, गलनांक घट गया। सेटिंग कर लेना दिमाग में। ये तो सर हम तुमको पक्षी और निथोलॉजी हो गया, वंशागति जेनेटिक्स हो गया, पर्यावरण हो गया पॉलीबायोलॉजी, और जीवाश्म हो गया इकोलॉजी। पर्यावरण हो गया सर इकोलॉजी, और जीवाश्म हो गया पॉलीबायोलॉजी। फिर ने देखना गोंगो गोंगो नहीं किए हम, तुम कहेगा गोंगो कर दिया मास्टर, तुम इसको टिक कर सकता है तुम। पक्षी और निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण हो जाएगा इकोलॉजी, और जीवाश्म हो जाएगा पॉलीबायोलॉजी। पेयजल की आपूर्ति के लिए कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म क्या है सर? मानव अपशिष्ट का संदूषण है, ये एक प्रकार का जीवाणु है, इसी से जल जनित रोग होता है। कौन सा जीवन प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में? श्वसन सर, क्योंकि ये मंद दहन है, ऑक्सीजन लेते हैं और दहन करके सर उष्मा दे देते हैं। सर रेगिस्तान में सर पौधे का बाहरी परत क्यूटीन का, और नॉर्मली सेलुलोज का, और पेक्टिन और लिग्निन के बारे में हमने आपको बता दिया है। इनमें से किस कीट में दांत होते हैं सर? ततैया और भौरे में दांत होते हैं। ततैया मतलब बिरहनी हो गया। निम्नलिखित में से किस चीज में सोशल इंसेक्ट नहीं हो सकता है? झिंगूर, ये सर ये चींटी भी झुंड में चलता है आदमी के जैसा, मधुमक्खी भी और टर्माइट यानी दीमक भी। झिंगूर नहीं चलता है। नील गाय किसको कहते हैं? गाय नहीं है सर, ये एक हिरन है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए अलविदा। कोई कहीं नहीं जाएगा, मारो मुंह में छिट्टा एक लोटा, अब बैठ जाओ पढ़ने मेरे दोस्त। यही 6 महीना के बाद अगर पैरिया वाली लड़की से बचना है तो यही 6 महीना, ना तो ऐसा गंध जिंदगी भर सूंघेगा ना, तू सोच नहीं सकता। मुंह गन्हाएगा, अच्छा लीजिए चाय, छी गंदा। जल्दी से पढ़। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से हमको लव यू बोल दो। थैंक यू वेरी मच।